हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। साथियों, इसमें 6 महीने में यूपी में जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं, नए जो करंट से रिलेटेड जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। साथियों, अभी बदलते एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो है करंट अफेयर जहाँ से जो मिले जैसे पढ़ पाएँ, आप लोग करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। और घटनासार जो कि एक मान लीजिए कि घटनासार एक विश्वसनीय पब्लिकेशन का करंट अफेयर है, जिससे ठीक ठाक क्वेश्चन जो है फंस जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो परीक्षाएं अभी हो रही हैं या फिर से होने वाली हैं, उन सब में जो है आप लोगों को इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। तो और एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। नोएडा में जुड़वा उपग्रह शहरों में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों में वाणिज्यिक शहरों के यातायात भार को कम करने के लिए यह खाका तैयार किया है। और इस क्रम में नोएडा ग्रेटर नोएडा या एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू कर दिया गया है। और यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जो 6 लेन या 8 लेन में बनाया जाएगा। वृंदावन मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने के जाने की घोषणा की गई है। देखिए, इस जो है कि भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य कार्बन का वादा किया है, इसको प्राप्त करने के लिए। तो इस दिशा में भी यह महत्वपूर्ण है और यह भारत का पहला तीर्थ स्थल है जिसे 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो था, उसी की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा स्थानीय खेल और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। और यह जो है इसमें 14 खेल शामिल हैं। 14 खेलों का चुनाव किया गया है, जिसमें शामिल है टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जूडो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, तैराकी, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, शूटिंग और कबड्डी। इन 14 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। और इसे जो है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रत्येक में एक खेलों की पहचान की जाएगी और वहाँ पे इसे लागू किया जाएगा। अगर हम खेलों की बात करें तो कुश्ती को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट बनाया गया है वाराणसी में, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज में। एथलेटिक्स को मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, काशगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़। यह जो है हॉकी को देख लीजिए कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट बनाया गया है। प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर और गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा और कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, भरतोलन मिर्जापुर और बिजनौर, मुक्केबाजी बुलंदशहर, कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र, ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, लॉन टेनिस प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभयारण्य को केंद्र की मंजूरी दी गई है। 23 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार अप्रैल 2022 में
प्रस्ताव तैयार किया गया था और इसे 11 अक्टूबर को केंद्र में भेज दिया गया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व जो है, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजाति, जिसमें बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, एशियाई हाथी और दलदली हिरण है, इनके संरक्षण इसमें किया जाएगा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा हाथी रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन्य अभयारण्य जो है यह इसके हिस्से में शामिल होंगे। तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में यह है जो है एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। देखिए यह जो है उल्लेखनीय है कि दुधवा टाइगर रिजर्व दशकों से विभिन्न घरेलू और सीमा पार गलियारों के माध्यम से जंगली हथियारों को आकर्षित करता रहा है, जिसमें बसंता दुधवा लालझड़ी नेपाल, साथियान और शुक्ला फाटा नेपाल, ढाका पीलीभीत दुधवा बफर जोन कॉरिडोर जो है इसमें शामिल है। 2022 में प्रोजेक्ट हाथी की 30 वर्षगांठ के अवसर पर 1992 में शुरुआत किया गया था और 2022 में जो है प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे हो गए और भारत सरकार ने TER सहित भारत में 3 एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ में लेमरू ER 31वां टाइगर रिजर्व है उत्तर भारत का, और तमिलनाडु का अगस्तमलाई 32वां है। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश में है, एक छत्तीसगढ़ और एक तमिलनाडु में। देखिए भारतीय हाथी या एलिफेंट जो है यह मैक्सिमम मध्य और दक्षिण पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह वनस्पति और जीवों की लुप्त प्रजातियों में अर्थात साइट्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में भी इसे जो है शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा 1992 में हाथी परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था और इन उद्देश्यों में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे हाथियों तथा उनके आवासों और गलियारों की रक्षा करना, मानव पक्षी के बीच जो बढ़ता संघर्ष है उसे कम करना, बंदी हाथियों के लिए कल्याण करना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1992 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और वर्तमान समय में 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में जो है यह चलाई जा रही है। और अगस्त 2022 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने विश्व हाथी दिवस अर्थात 12 अगस्त के अवसर पर 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले के अगस्त्यमलाई में 1,19,748.26 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के साथ अपने 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। मतलब अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व जो है यह तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है और भारत का 32वां हाथी रिजर्व है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर का टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है और यह चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़, इनके बाद यह 4था टाइगर रिजर्व है। तो एक दुधवा है, एक पीलीभीत है, एक अमनगढ़ है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व है और जो नया घोषित हुआ है रानीपुर जो चित्रकूट में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या हो गई है अभी वर्तमान समय में 4। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसीलिए यहाँ अक्सर पन्ना टाइगर रिजर्व से टाइगर आ जाते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीत्तीदार हिरण, चिंकारा और कई प्रकार की पक्षियां जो है पाई जाती हैं। भारत में बाघों की हालिया गिनती के अनुसार जो 2018 में की गई थी, देश में बाघों की कुल संख्या 2967 है, जिसमें से 173 बाघों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि बाघ जनगणना जो है कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 2, 4, 6 और 8। ठीक है, आप लोग बताइए कि कितने वर्षों के अंतराल पर बाघ जनगणना की जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्य की ओर से रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की भी निर्णय लिया गया है और इसके संचालन के लिए एक मुश्त 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त धनराशि भी मुहैया कराई जाएगी।
रानीपुर बाघ अभयारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत आ जाएगा। और अगर यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आ जा रहा है तो इस केंद्र सरकार से भी इसके रख रखाव के लिए इससे पैसे मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल कलेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला जो है वह देश में पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे है बुलंदशहर, तीसरे स्थान पे बरेली है। ठीक है। देखिए, प्रदेश के जो 4 जिले शासित हैं उनमें 3 के अलावा एक मिर्ज़ापुर भी शामिल है। जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर नल कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर के देश में सबसे आगे है शाहजहांपुर, जहां पर एक महीने में 28,419 नल के कनेक्शन दिए गए हैं। बुलंदशहर इस मामले में दूसरे स्थान पे है, बरेली तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण की 5 श्रेणियों में एक माह में 100% नल कनेक्शन देने वाले जिलों को सबसे आगे, जहां 75 से 100% नल कनेक्शन देने वाले को उच्च उपलब्धता की श्रेणी में रखा गया है। 50% से 75% तक कनेक्शन देने वालों को अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में, 25% तक कनेक्शन देने वालों को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल की दोनों किस्मों का जो है सफल परीक्षण किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं अब देख लीजिए। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसमें से एक है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और दूसरा है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, और इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है। देखिए, यह किस्म जो है मूल बौद्ध काल अर्थात 600 ईसा पूर्व से ही इसकी खेती की जा रही है, और इसे भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोगों के लिए दिया गया एक उपहार माना जाता है। और यह जो है नेपाल के हिमालयी तराई, कपिलवस्तु और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, जहाँ से इसे सुगंधित काला मोती के नाम से भी या रूप में भी जाना जाता है। और भारत सरकार द्वारा इसे 2012 में GI टैग दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि काला नमक चावल को कब GI टैग दिया गया था? 2012 में। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भू उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75% की रियायत प्रदान की जाएगी। विकास शुल्क में 75% की छूट दी जाएगी। एकल भंडारण सुविधा को 7% के ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। जो बैंक एंड सहायता के तहत प्रदेश में कहीं भी उक्त सुविधा स्थापित करने पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी में 10 वर्ष की अवधि हेतु 100% की दर से छूट प्रदान की जाएगी। और परियोजना को अधिकतम 5 लाख रुपए की सीमा के अधीन भुगतान की गई गुणवत्ता प्रमाणन लागत के 50% की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, टोटल जो है 8,426 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है, जिसमें से यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में जो है पहले स्थान पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना। और राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार मिशन कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जम्मू कश्मीर तीसरे, राजस्थान चौथे और तमिलनाडु 5वें स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा जिला पहले स्थान पे है अगर इसकी बात हो तो लखीमपुर खीरी जिला जो है वह पहले स्थान पे है। टोटल 256 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया इसके द्वारा। उसके बाद दूसरे स्थान पे है गोरखपुर, जिसने 244 अमृत सरोवर का निर्माण किया। तीसरे स्थान पे प्रतापगढ़ है, जिसके द्वारा 231 अमृत सरोवर अर्थात तालाबों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बजट 2020-23, बजट 2022-23 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। 2022-23 का यह जो बजट है वह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और इसके अगर आकार की हम बात करें तो इसका आकार है 6,15,518.98 करोड़। बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा की गई है तो वह है आपका 39,181.10 करोड़ रुपए का नई योजनाओं की घोषणा की गई है। और 2022-23 में कितने करोड़ के राजस्व बचत दिखाया गया है तो वह दिखाया गया है 43,123.65 करोड़ रुपए का राजस्व बचत दिखाया गया है।
और बजट 2022-23 में कितने करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है या अनुमानित है? तो यह जो है 81,177.98 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो जीडीपी का 3.96% है। और यह यूपी के जीडीपी की बात हो रही है, आप देश के जीडीपी ना सोच लीजिएगा, ठीक है। और राज्य की जो ऋणग्रस्तता है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है 28.8% है। और बजट 2022-23 में कुल कितने करोड़ रुपए का बजट घाटा अनुमानित किया गया है? यह है 24,567.26 करोड़ रुपए का बजट घाटा अनुमानित किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 1 ट्रिलियन। आप लोग ये बताइए कमेंट में, किस वर्ष तक जो है इसे 1 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई है? 1.67 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। और आलू, प्याज, टमाटर जैसे उपजों के मूल्य को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक नए कोष के गठन की बात की गई है, जिसे भामाशाह मूल्य स्थिरीकरण कोष के नाम से जाना जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और बजट 2022-23 में कुल कितने करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है? यह अनुमान लगाया गया है 5,90,951.71 करोड़ रुपए का। और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान योजना अर्थात कुसुम योजना के अंतर्गत 2022-23 में कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? 15,000। यह भी इंपॉर्टेंट है। और बजट में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 95 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि वाराणसी में बनाया जाएगा। और इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं केंद्रीय करों में राजस्व के सम्मिलित करके यह घोषणा किया गया है, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2022-27 का मसौदा जो है जारी किया गया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 से 27 का जो मसौदा है, इसे अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसके अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित किया जाएगा। 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। पॉलिसी के अनुसार शहरों में 9 किलोमीटर की परिधि में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, 9 किलोमीटर की परिधि में। और 2030 तक सभी जो सरकारी वाहन हैं इन्हें इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया जाएगा। और एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जर की स्थापना की जाएगी। और शहरी पार्किंगों की बात करें तो इसमें मेट्रो स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, पेट्रोल पंप, सरकारी भवन, वाणिज्यिक भवन, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, यहाँ पे जो है चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके एडवांस भी दिया जाएगा। व्हीकल या गाड़ी खरीदने के लिए एडवांस दिया जाएगा। और प्रमोट करने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान का संचालन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी सप्लाई उपकरण, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनबोर्ड चार्जिंग, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, ठीक है। तो इन सब का भी प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा, जिसे एम्पावर्ड कमेटी के नाम से जाना जाएगा। और 1 साल तक दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर फैक्ट्री कीमत पर 15% की छूट दी जाएगी, या फिर अधिकतम 5,000 रुपये तक, 15% या अधिकतम 5,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15,000, अधिकतम 12,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। 4 पहिया वाहनों की खरीद पर 15,000, ठीक, अधिकतम 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। पहले यह 25,000 वाहनों को छूट मिलेगा, उसके बाद 250 करोड़ के बजट के लिए जो है यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? टोटल 296 किलोमीटर लंबाई है और यह 7 जिलों से होकर जाता है, जिसमें शामिल है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा।
यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इसकी लंबाई पूछ सकता है या कितने जिलों से जाता है, और इसमें से कोई एक जिला दे करके पूछ सकता है कि किस जिले से होकर जाता है या किससे होकर नहीं जाता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला है वो फरवरी 2022 में रखी गई थी, याद रखिएगा, और इसे रिकॉर्ड 28 महीने में बना करके तैयार किया गया है। और यह एक्सप्रेसवे जो है यह चित्रकूट जिले के गोंडा गांव में NH-35 से इटावा जिले के कुदरेल गांव तक है, जो अंत में जाकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार की घोषणा जो है 2 अगस्त 2022 को की गई थी, और इनमें संस्थानों का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो 8 लाख का है। कौन वो पुरस्कार कौन सा है? वह भारतीय पुरस्कार जो है दिल्ली के साहित्यकार डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। भारत भारती पुरस्कार दिल्ली के साहित्यकार डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। और संस्थान के 5-5 लाख के पुरस्कारों में हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य जो है यह पुरस्कार इसमें शामिल है। प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो इसमें भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है, जो दिल्ली से संबंधित हैं, और इसमें इन्हें एक प्रशस्ति पत्र, गंगा की प्रतिमा और 8 लाख रुपए का पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया है। लोहिया साहित्य पुरस्कार जो है डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्रा को दिया गया है, जो देहरादून उत्तराखंड के हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को दिया गया है, जो महाराष्ट्र के हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य पुरस्कार जो है यह डॉक्टर रामशरण गौड़ को दिया गया है, जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के हैं। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को दिया गया है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है, जो हरियाणा के हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य सम्मान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई को दिया गया है, जो जिनका संबंध जो है तमिलनाडु से है। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के हैं। और उपर्युक्त पुरस्कारों के तहत प्रशस्ति पत्र और गंगा की प्रतिमा के साथ 5-5 लाख रुपए नगद भी दिया गया है। ठीक है, लोकभूषण सम्मान जो है यह डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया है, जो राजस्थान के हैं, और इसके अंतर्गत इन्हें 2.5 लाख रुपया दिया गया है। कला भूषण सम्मान सुधांशु चतुर्वेदी को दिया गया है। कला भूषण पुरस्कार जो है सुधांशु चतुर्वेदी को दिया गया है, जो दिल्ली के हैं। विज्ञान भूषण सम्मान विजय चतौरा को दिया गया है, जो प्रयागराज के हैं। पत्रकारिता भूषण सम्मान दिया गया है बलबीर पुंज को, जो नोएडा के हैं। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान डॉक्टर नलिनी बलबीर को दिया गया है, जो फ्रांस की हैं। यह भारतीय मूल की हैं और वर्तमान समय में यह फ्रांस में रह रही हैं। बाल साहित्य भारती सम्मान फकीर चंद शुक्ल को दिया गया है, जो पंजाब के हैं। और दिनेश पाठक शशि को दिया गया है, जो मथुरा के हैं। मधुलिमय साहित्य सम्मान डॉक्टर विक्रम सिंह आगरा के हैं, इन्हें दिया गया है। और विधि भूषण सम्मान सुधा अवस्थी को दिया गया है, जो प्रयागराज की हैं। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान अश्विन कुमार दुबे को दिया गया है, जो मध्य प्रदेश के हैं। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान कल्पना लाल जी को दिया गया है, जो मॉरिशस की हैं। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया गया है, और यह योगेश प्रताप चंद्र को दिया गया है, जो लखनऊ के हैं। और डॉक्टर प्रत्युष दुबे को दिया गया है, जो गोरखपुर के हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एससीआर का गठन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ को एससीआर बसाने का निर्णय लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? आम आदमी को ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का एहसास कराने के लिए जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवास विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और एससीआर में जहां तेजी से आर्थिक विकास होगा वहीं नए उद्योगों कारोबार शुरू होने में लाखों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो यह भी एक इसका फैक्टर है। बेहतरीन सुविधाओं से निवेशक जो है लखनऊ की ओर आकर्षित होंगे, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और नए नए रोजगारों का बढ़ावा मिलेगा। अन्य की बात करें तो एससीआर में आने वाले जिलों की अगर बात करें कि कौन कौन सी जिले एससीआर के अंतर्गत आएंगे, तो इसमें है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात और सीतापुर तथा बाराबंकी जो है इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इस राजधानी क्षेत्र के लिए 2 प्रमुख समितियों का निर्माण किया जाएगा, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति एचपीसी होगी। इसमें सभी संबंधित विभागों के अपर सचिव
इस और प्रमुख सचिव जो है इसके सदस्य होंगे। जो दूसरी कार्यकारी समिति होगी, इसके अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त और सभी संबंधित जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। और शिक्षा व स्वास्थ्य के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को ढांचा जो है इसके अंतर्गत तैयार किया जाएगा। इको फ्रेंडली परिवहन, कन कन्वेंशन सेंटर, स्टेडियम, मॉल, पार्क, जिम आदि सुविधाएं जो हैं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतों का गठन और 7 नगर निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। 17 सितंबर 2022 को योगी कैबिनेट की बैठक में 7 नगर पंचायतों की सीमा विस्तार 7 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार और 6 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट द्वारा 22 सर्कुलेशन द्वारा संत कबीर नगर की जो धर्म सिंहवा है, बहराइच में रूपाईडीहा, देवरिया में मदनपुर और भलुवनी नगर पंचायत, फर्रुखाबाद में खीमसेपुर, रायबरेली में शिवगढ़ नगर, इन पंचायतों के गठन से संबंधित अंतिम जो अधिसूचना है वह 17 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई थी। और इसी तरह प्रदेश में वर्तमान में जो कुल 762 नगर पंचायतें हैं, टोटल जो है अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत टोटल वर्तमान समय में 762 हो गई हैं। इससे पूर्व राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 नई नगर पंचायत बनाने के साथ ही अलीगढ़ नगर निगम एवं पालिका परिषद 6 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए शहरी दायरा बढ़ा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए कुशीनगर की मैथिला, देवरिया का हेतिमपुर, अयोध्या की मां कामाख्या और फर्रुखाबाद का संकीसा को नया नगर पंचायत बनाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और इसके साथ ही अलीगढ़ नगर निगम की सीमा में 16 और गांवों को शामिल कर दिया गया है। देवरिया नगर पालिका परिषद में 23 और गांवों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो बहुत अगर डीप जाके पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है। कीट एवं रोग नियंत्रण योजना 6 सितंबर 2022 को योगी कैबिनेट की बैठक में विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा खेती में खड़ी फसल तैयार उपज को सुरक्षित भंडारण के लिए कीट एवं रोग नियंत्रण योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 192 करोड़ 57,75,000 रुपये खर्च करने की बात की गई है। और इसके अंतर्गत वही फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50% अनुदान देने की बात की गई है। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50% अनुदान देने की बात की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक फसलों में खरपतवार रोग कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए 2022-23 से वर्ष 26-27 तक की अवधि के लिए, यह पूछ सकता है कि कब से कब तक के लिए लागू है, तो 22-23 से लेकर के 26-27 तक की अवधि के लिए यह लागू है। और इस दौरान जो है इसके बीच जो है पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट एवं रोगों को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एजुकेशन टाउनशिप विकसित किया जा रहा है। देश में पहले ऐसी टाउनशिप उत्तर प्रदेश में खुलेगा, यह इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन टाउनशिप का अर्थ होता है कि एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा और कौशल विकास का प्रशिक्षण सरलता से उपलब्ध कराना। ठीक है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या कौशल विकास से संबंधित हो, यह सारे एजुकेशन जो है एक ही जगह पे उपलब्ध कराना। ठीक, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसे टाउनशिप जो है 5 स्थानों पे विकसित करने की बात किया है। और अभी जो है इसका प्रस्ताव नहीं आया है कि कहाँ कहाँ पे विकास किया जाएगा, लेकिन टोटल 5 स्थानों पे इसका स्थापना किया जाएगा। और यह जो टाउनशिप है यह सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट यानी कोरे कागज की तरह आइए और कई हुनर लेकर जाइए, इस विचार पर आधारित है। ठीक है, देश में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सिंगापुर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो यह जो है इंडिया का, भारत का जो है पहला ऐसा जो है पार्क होगा, मतलब नाइट सफारी पार्क होगा। ठीक है, और देश में अब तक जो है 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन नाइट सफारी एक भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में जो बनेगा लखनऊ में, यह देश का पहला नाइट सफारी पार्क होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड परिवार आईडी योजना
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना को हाल ही में लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि किस सरकार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, 6 प्रस्तावित 7 निर्माणाधीन तथा 6 पूर्ण रूप से 6 प्रस्तावित 7 निर्माणाधीन 6 पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश देश का जो है पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 6 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हरिद्वार और वाराणसी भी गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगी। गंगा एक्सप्रेसवे वे परियोजना के द्वितीय चरण में मेरठ से लेकर के हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव किया गया है। देखिए, ठीक इसी तरह जो है झांसी लिंक एक्सप्रेसवे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से और बिंद एक्सप्रेसवे चित्रकूट एक्सप्रेसवे से जो चित्रकूट से मिर्ज़ापुर को भी योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही 6 एक्सप्रेसवे कार्यरत हैं, जिन पर सुचारू रूप से ट्रैफिक संचालित हो रहा है और 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं और 6 नए प्रस्तावित हैं। तो देखिए, इनमें जो है जो संचालित एक्सप्रेसवे हैं वो टोटल 6 हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई 96 किलोमीटर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। अभी वर्तमान समय में अगर पूछ ले कि वर्तमान समय में जो संचालित है उसमें सबसे लंबी एक्सप्रेसवे कौन है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। ठीक, और जो निर्माणाधीन है उन एक्सप्रेसवे में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर, जो निर्माण होने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 380, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे की लंबाई 117 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ई अभियोजन पोर्टल से मामलों को निपटाने में पहले स्थान पे। उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामले के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में देश में पहले स्थान पे है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जो इस मामले में पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और बिहार जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत और उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतौल भरतौल जो है उत्तर प्रदेश का पहला गांव है जहां हर घर आरओ पानी की आपूर्ति की गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिथिरा जौनपुर ब्लॉक में स्थित भरतौल गांव हाल ही में प्रदेश का पहला ऐसा गांव बना है जहां प्रत्येक घर में आरओ पानी की आपूर्ति की गई है। केंद्र सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण और 12-12 लाख रुपए के पुरस्कार राशि के साथ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार जैसे पुरस्कार जीतने के बाद भरतौल गांव को ग्राम निधि के साथ 20 आरओ वाटर प्यूरिफायर से लैस कर दिया गया है। फतेहपुर सेंट्रल जेल को 5 स्टार ईट राइटिंग सर्टिफिकेट मिला है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में जहां 1100 कैदियां रहते हैं, इन्हें परोसा जाने वाला भोजन इसकी क्वालिटी के मामले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में इसे 5 स्टार की रेटिंग दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइटिंग सर्टिफिकेट दिया है और यह प्रमाण पत्र जो है 18 अगस्त 2024 तक वैध रहेगा। तो अगर ये पूछ ले कि यह कब तक वैध रहेगा, तो 2024 तक यह वैध रहेगा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूमों का जो उपयोग है वह सार्वजनिक स्थलों को साफ करने के लिए किया जाता है। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। और यह जो है 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा इसका रख रखाव किया जाएगा। तो अगर ये पूछ ले कि किस देश की मदद से इसका विकास किया गया है, तो नीदरलैंड की मदद से जो है इसका विकास किया गया है। ठीक है। और इसकी अनुमानित लागत जो है 100 करोड़ रुपए है। ठीक। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को सुगम जीवन की बड़ी सौगात देते हुए लोक भवन में पेंशनरों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के लिए 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल, जिसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, यह सिद्धार्थनगर जिले के समग्र विकास के लिए एक मिशन मोड योजना अर्थात एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट देख लीजिए, वन लाइनर करंट अफेयर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दी है। गोरखपुर जिले में नगरपालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरी चौरा रखा जाएगा, और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में। और इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें शामिल है पूर्व IAS अधिकारी चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्श संतोष कुमार विश्वकर्मा, अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी जो है सदस्य के रूप में इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं। वाराणसी जिले में। किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, सानिया मिर्जा। 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। अयोध्या में। प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। 7,12,288 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दो साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू के लिए 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बद्री नारायण है जिन्हें हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, और अनीस अशफाक हैं जिन्हें उर्दू उपन्यास एवाब सरब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस IIT का चुनाव उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है। IIT कानपुर का चुनाव। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। सीतापुर और हरदोई में। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। सबीना यादव की, जो नोएडा की हैं। लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है 2022 में, इसे लागू किया गया था प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। लखनऊ में। 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया था। आगरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो चित्रकूट में स्थित है।
4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ में किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश को प्रस्तावित किया है? 7,000 करोड़ रुपए के। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है? नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन घोषित करने का लक्ष्य रखा है? जो मथुरा वृंदावन है उसको। देखिए, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो मथुरा वृंदावन है, इसे 2041 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2041 तक। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? प्रयागराज जंक्शन को। इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण का आयोजन जो अप्रैल 2023 में किया जाएगा वह कहाँ होगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? MNIT प्रयागराज द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैलचित्र के अवशेष मिले हैं? चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंटेन फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पहली पर्वतारोही बनी है? उमा सिंह। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? युट्टा डी फर्स्ट में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया है? लखनऊ में। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लखनऊ में। 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शन यूफीलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? वाराणसी में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? MNIT प्रयागराज द्वारा। उत्तर प्रदेश से स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया है? हस्तिनापुर सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू की गई है? वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है और देश में नल का कनेक्शन देने वाले मामले में 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला पहले स्थान पर है? शाहजहांपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया जा रहा है? BHU वाराणसी द्वारा। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है? इजराइल द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक मिला है? ऊंचाहार उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मथुरा में। दिसंबर 2022 में पद्मश्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया है? 1780 स्कूलों को। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? 33,770 करोड़ रुपए का। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश से स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित
स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया है MNIT प्रयागराज द्वारा, जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका शर्मा को। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर जिलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में पहला स्थान पे है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नए नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नए नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 762। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस एक योजना को बंद करने की घोषणा की है? व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को बंद करने की घोषणा की है। 192 करोड़ रुपए के अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है, कीट एवं रोग नियंत्रण योजना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने का मंजूरी दिया है? लखनऊ में। अमेरिका की तर्ज पर देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप कहां बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सबसे अधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत गया? लखनऊ। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर से 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? खुर्शीद अहमद का। यह इंपॉर्टेंट है। खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार जो है विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? अयोध्या को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% है, वहीं उत्तर प्रदेश में इस अवधि में दर कितनी है? 3.9%। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी का सुविधा दिया गया है? भरतौल गांव। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार की रेटिंग दी गई है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो फर्रुखाबाद में स्थित है, इसे दिया गया है। बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 1 ट्रिलियन डॉलर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत की सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? नाबार्ड के सहयोग से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? मगहर में। मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान था पहला। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? असीम अरूढ़ को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराना तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया था? आम महोत्सव का। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पे था? 12वें स्थान पे, जिसके द्वारा 6 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 19 कांस्य पदक सहित कुल 42 पदक जीते गए थे। उत्तर प्रदेश में बनने वाला 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया था? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लंबाई 296 किलोमीटर। दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता था? पल्लवी सिंह जो कानपुर की हैं। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है जबकि 6 संचालित है। मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देवेंद्र सिंह चौहान को। 12 मई 2022 को NSDC
इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता किया गया है? वाराणसी में। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और इसके अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई पेंशन पोर्टल। 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। यह भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित बैक्टीरिया जनित और बीमारियों की प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? दस्तक अभियान। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? शारदा सिन्हा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? सरधना कस्बा जो सलवा और कैली गांव में स्थित है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है? जल संरक्षण में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया? रामपुर में। साथियों, यह था यूपी करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।